दिस इज मॉडर्न इंडिया। हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत, जिसमें लास्ट हमारा टॉपिक जो हम कवर कर रहे थे दैट वाज डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर या मुगल साम्राज्य का पतन। हमने पढ़ा था 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो औरंगजेब के जीवित 3 पुत्रों में मुअज्जम ही भारत का अगला मुगल बादशाह बना, बहादुर शाह फर्स्ट, जो कि बहादुर शाह प्रथम के नाम से भारत का मुगल बादशाह बना। इसके बाद अगला मुगल बादशाह जहादर शाह हुआ और जहादर शाह की ही सैयद बंधुओं के हेल्प से मदद से हत्या करवाकर फरुखशियर भारत का मुगल बादशाह बना। लेकिन 1719 में यह भी सैयद बंधुओं के षड्यंत्र का शिकार हुआ और पेशवा बाजीराव प्रथम या बाजीराव पेशवा बालाजी विश्वनाथ की मदद से ही फरुखशियर की हत्या करवा दी गई और सैयद बंधुओं के द्वारा पहले रफी उद्दरजात को भारत का मुगल बादशाह बनाया गया। उसके बाद रफी उद्दौला उसी का भाई, लेकिन दोनों की ही कुछ समय के बाद डेथ हो गई। इसीलिए फाइनली 1719 से लेकर 1748 तक भारत का अगला मुगल बादशाह बना। हमने हेडिंग डाली थी मोहम्मद शाह, जो कि इतिहास में मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से प्रसिद्ध है। 1719 से लेकर 1748 तक शासनकाल रहा मोहम्मद शाह रंगीला का। यही इतिहास में यही इतिहास में प्रसिद्ध है रंगीला बादशाह के नाम से। क्यों है, इसके बारे में मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। इसे स्त्रियों का साथ बेहद पसंद था और ये अपना ज्यादातर समय स्त्रियों के साथ अपने हरम में बिताया करता था। हरम तो आप जानते होंगे, मुगल काल में किले के अंदर वो स्थान जहां पर केवल महिलाएं रहा करती थी, उसी जगह को उसी स्थान को हरम कहा जाता था। ये ज्यादातर अपना समय हरम में बिताया करता था, इसलिए इसे रंगीला बादशाह कहते हैं। ये मोहम्मद शाह रंगीला कहलाता था। हालांकि इसका वास्तविक नाम, इसका एक्चुअल नेम मोहम्मद शाह नहीं बल्कि क्या था, रोशन अख्तर। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार, व्हाट वाज हिज एक्चुअल नेम। इसका वास्तविक नाम क्या था, रोशन अख्तर। लेकिन मोहम्मद शाह के नाम से यह भारत का मुगल एम्परर या भारत का मुगल बादशाह बना था। इसका वास्तविक नाम, इसका एक्चुअल नेम या वास्तविक नाम रोशन अख्तर था, लेकिन यह भारत का मुगल बादशाह किस नाम से बना, मोहम्मद शाह के नाम से बना। याद कीजिए, जब हमने बहादुर शाह प्रथम के बारे में बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि बहादुर शाह प्रथम के मरने के बाद उसके 4 बेटों में उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हुई थी। जहादर शाह, रफी उशान, अजीम उशान और जहान शाह। कहने का मतलब बहादुर शाह प्रथम का जो सबसे छोटा बेटा था जहान शाह, उसी का पुत्र, उसी का बेटा हुआ मोहम्मद शाह रंगीला। उसी का बेटा था मोहम्मद शाह रंगीला। और ध्यान रखेंगे, मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण काम हुए। लिखेंगे इन हिज रूलिंग पीरियड, इसी के शासनकाल में, इन हिज रूलिंग पीरियड, इसी के शासनकाल में सैयद ब्रदर्स वर किल्ड, सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी गई। क्योंकि जैसे ही मोहम्मद शाह रंगीला सिंहासन पर बैठा, दिमाग में सबसे पहले यही बात आई कि अगर खुद चैन से शासन करना है तो मरना जरूरी है सैयद ब्रदर्स का, क्योंकि भाई सैयद बंधु अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान मुगल बादशाह से भी ज्यादा क्या हो चुके थे, पावरफुल हो चुके थे और अपने इशारों पर कठपुतली की तरह मुगल बादशाह को नचाया करते थे। इसीलिए जब मोहम्मद शाह सिंहासन पर बैठा तो सबसे पहला ही काम क्या किया गया, लिखेंगे सैयद ब्रदर्स वर किल्ड विद द हेल्प ऑफ चिनकिलिच खान। लिखेंगे चिनकिलिच खान की मदद से, चिनकिलिच खान या जो आगे चलकर क्या कहलाएगा, निजाम उल मुल्क। लिखेंगे चिनकिलिच खान, चिनकिलिच खान या निजाम उल मुल्क की मदद से सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी गई। सर बोल बोल कर लिखवा दीजिए। बेटे मैं बोल कर लिखवा रहा हूँ, मैं कोई नाच कर थोड़ी लिखवा रहा हूँ, बोल के तो लिखवा रहा हूँ। और कैसे बोलते हैं, सैयद ब्रदर्स वर किल्ड विद द हेल्प ऑफ चिनकिलिच खान। लिखेंगे चिनकिलिच खान की मदद से, चिनकिलिच चिनकिलिच खान की मदद से सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी गई। चिनकिलिच खान की मदद से सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी गई। सबसे पहला काम। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, लिखेंगे सम इंडिपेंडेंट स्टेट्स वर आल्सो एस्टैब्लिश्ड इन हिज रूलिंग पीरियड। इसी के शासनकाल में कुछ स्वतंत्र राज्यों की भी स्थापना हुई। सम इंडिपेंडेंट स्टेट्स वर आल्सो एस्टैब्लिश्ड इन हिज रूलिंग पीरियड। लिखेंगे इसी के शासनकाल में कुछ स्वतंत्र राज्यों की भी स्थापना हुई। स्वतंत्र राज्यों की स्थापना होने का कारण क्या था भाई, क्योंकि मुगल बादशाहों में मोहम्मद शाह इतना ज्यादा कमजोर, अयोग्य और नालायक मुगल बादशाह था कि मुगलों के ही जो विभिन्न सूबों या प्रांतों में सूबेदार हुआ करते थे, अब उन्होंने खुद को मुगलों से ही इंडिपेंडेंट करना घोषित कर दिया। और इसीलिए कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स एस्टैब्लिश हुए, जैसे बंगाल। बंगाल को स्वतंत्र किया मुर्शीद कुली खान ने। और ध्यान रखेंगे मुर्शीद कुली खान ही कहलाया बंगाल का सबसे पहला नवाब। अब ये मुगलों के अधीन नहीं बल्कि मुगलों से स्वतंत्र होकर शासन करने लगा। दूसरा स्टेट अवध। अवध को स्वतंत्र किया सादत खान ने। सादत खान जो कहलाता है बुरहान उल मुल्क।
तो ध्यान रखेंगे ये अवध का सबसे पहला नवाब कहलाया, फर्स्ट नवाब ऑफ अवध, अवध का पहला नवाब। इसी के शासनकाल में स्वतंत्र हुआ दक्षिण में दक्कन में हैदराबाद। और ध्यान रखेंगे हैदराबाद को स्वतंत्र किया निजाम उल मुल्क यानी कि चिनकलेज खान ने, और यही कहलाया फर्स्ट निजाम ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद का प्रथम निजाम। सर कब हुआ इंडिपेंडेंट मेरे भाई, ये हम तब जानेंगे क्योंकि हमारा आगे एक टॉपिक है जो हमें पढ़ना है, राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, स्वतंत्र राज्यों का उदय, जिसमें हम बात ही इन राज्यों के बारे में करेंगे जो कि स्वतंत्र हुए थे मुगलों से। जब मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी गई, तो भाई स्वाभाविक सी बात है सैयद बंधुओं के मरने से सबसे ज्यादा दुख किसे पहुंचा होगा? पेशवा बालाजी विश्वनाथ को, क्योंकि पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने तो संधि करी थी सैयद बंधुओं के साथ, और उस संधि के तहत यह तय हुआ था कि पहले बालाजी विश्वनाथ सैयद बंधुओं की मदद करेगा मुगल बादशाह फर्रुखशियर को मरवाने में, और फिर जब मराठाओं की सेना दिल्ली पर कूच करेगी तो उसमें सैयद बंधु मराठाओं की मदद करेंगे। लेकिन मदद कहां से करेंगे, वो तो चल बसे, वो तो मार दिए गए। और क्यों की मार दिए गए? सर निजाम और नवाब दोनों अलग अलग पोस्ट थी मेरे भाई, ये पोस्ट नहीं है, ठीक है। जब बंगाल और अवध के सूबेदारों ने खुद को मुगलों से इंडिपेंडेंट किया तो वो इंडिपेंडेंट रूलर्स की तरह रूल करने लगे, जिन्हें कहा जाने लगा नवाब। तो बंगाल और अवध के स्वतंत्र शासकों को नवाब कहते थे और हैदराबाद के स्वतंत्र शासक को निजाम कहते थे। समझ गए बात? सर अवध वाला रिपीट कर दो, मैंने कहा अवध को इंडिपेंडेंट किया सादत खान बुरहान उल मुल्क ने, जो कहलाया अवध का पहला नवाब। समझ गए बात? हाँ जी, तो मैंने आपसे कहा कि जब सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी गई तो भैया सैयद बंधु तो मर गए, सैयद बंधु तो चल बसे, लेकिन उनके मरने से सबसे ज्यादा जो दुख पहुंचा वो बालाजी विश्वनाथ को पहुंचा। और जब बालाजी विश्वनाथ को ये बात का पता चला कि सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी गई है, तो बालाजी विश्वनाथ भी सदमे से चल बसा। और जैसे ही बालाजी विश्वनाथ की डेथ हुई तो बालाजी विश्वनाथ के मरते ही उसका 19 साल का बेटा अगला पेशवा बना दिया गया, जिसे हम पेशवा बाजीराव फर्स्ट या बाजीराव बल्लाड़ के नाम से जानते हैं। और आप जानते हैं कि मराठा साम्राज्य का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट, सबसे ज्यादा विकास और सबसे ज्यादा विस्तार पेशवा बाजीराव प्रथम के ही शासनकाल में हुआ था। मैं देख रहा हूँ, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उससे ज्यादा, ठीक है, उस पर ध्यान ना देकर मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आप लोग यहाँ पर बेवजह इतने कमेंट क्यों कर रहे हैं। सीमा कुमारी अभी तो गुड मॉर्निंग ही कर रही हैं, कोई कह रहा है मेरा भी कमेंट पढ़ लो, कोई कह रहा है मैं नोट्स नहीं बना पा रहा हूँ। अगर बेटे आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो मैंने पिछली क्लास में क्या कहा था, नोट्स यहाँ से पीडीएफ फॉर्म में अपलोड होंगे तो वहां से देख लीजिएगा। सर मुर्शीद इंडिया का फर्स्ट नवाब है या बंगाल का? जब आप लोग समझना खुद ही नहीं चाहते अपने मन से तो फिर समझ में कहां से आएगा, ठीक है। और मुझे खुद बताइए, जब आप सारा टाइम सारा का सारा ध्यान आपका कमेंट करने पे और टाइप करने पे है तो आपको कद्दू समझ में आएगा जब मैं पढ़ाऊंगा तो? सर बालाजी विश्वनाथ कौन थे? पिछली क्लास आपने अटेंड नहीं करी, आप यहाँ पे आके सवाल करने लगे। मैंने पिछली क्लास में आपको क्या बताया था? मराठाओं का सबसे पहला पेशवा, मराठा साम्राज्य में प्रधानमंत्री को पेशवा कहते थे, और मराठाओं का सबसे पहला पेशवा बालाजी विश्वनाथ बना था, जिसके साथ 1719 में दिल्ली की संधि हुई थी सैयद बंधुओं के द्वारा। सैयद बंधु और बालाजी विश्वनाथ के बीच में दिल्ली की संधि हुई, लेकिन है ना, लेकिन सैयद बंधुओं के मरने के बाद बालाजी विश्वनाथ की भी डेथ हो गई, और बालाजी विश्वनाथ के मरने के बाद बालाजी विश्वनाथ का बेटा बाजीराव फर्स्ट या बाजीराव प्रथम मराठाओं का अगला पेशवा बना। तो कहने का मतलब मराठाओं का सेकंड पेशवा कौन बना? बाजीराव फर्स्ट, बाजीराव प्रथम। जो लोग समझना चाहेंगे केवल उन्हीं को समझ में आएगा, जो पहले से ही दिमाग में ये सोच के बैठे हैं ना कि हमें नहीं समझना, तो उनका तो भगवान मालिक है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, 1719 से लेकर या 1720 से लेकर 1740 तक मराठाओं का अगला पेशवा बना बाजीराव फर्स्ट, बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम के बारे में हमें इसलिए जानना है और इसलिए याद रखना है क्योंकि मराठाओं का सबसे महान और सबसे ज्यादा पराक्रमी पेशवा था। इसी के शासनकाल में मराठा साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार हुआ था, मराठा साम्राज्य सबसे ज्यादा शक्तिशाली हुआ था। और ऐसा कहते हैं कि बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर भी अटैक किया था इन 1737, लिखेंगे ही अटैक्ड दिल्ली। इसने दिल्ली पर भी आक्रमण किया था, केवल और केवल दिल्ली के लाल किले पर यह अधिकार नहीं कर पाया था, अदरवाइज इसने मराठा साम्राज्य को महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक विस्तृत कर लिया था। इन 1737 लिखेंगे बाजीराव फर्स्ट अटैक दिल्ली, बाजीराव प्रथम के द्वारा दिल्ली पर आक्रमण किया गया। लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में घटित हुई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है 1739 में, जब हुआ इन्वेजन ऑफ, लिखेंगे इसी के शासनकाल में हुआ इन्वेजन ऑफ नादिर शाह या नादिर शाह का आक्रमण। दोस्तों याद रखेंगे नादिर शाह एक पर्शियन रूलर था, एक ईरानी शासक था, इसे ईरान का नेपोलियन भी कहते हैं, इसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है क्योंकि ये ईरान में अपने आर्मी मिशन, अपने सैन्य अभियानों के लिए फेमस था। जैसे भारत में गुप्त काल का सबसे पराक्रमी राजा माना जाता है समुद्रगुप्त, क्योंकि ये भी अपने
आर्मी मिशन के लिए फेमस था, इसीलिए समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? नेपोलियन से, और इसे भारत का नेपोलियन कहते हैं। नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त। ऐसे ही नेपोलियन ऑफ ईरान, नेपोलियन ऑफ पर्शिया कहा जाता था नादिर शाह को। ये एक पर्शियन रूलर था, ये एक ईरानी शासक था, ये आया था ईरान से। और ध्यान रखेंगे ईरान में ही एक वंश चला करता था जो कहलाता था दुर्रानी वंश या दुर्रानी डायनेस्टी, उसी का रूलर हुआ करता था नादिर शाह। लेकिन इसने आक्रमण क्यों किया? क्योंकि जब नादिर शाह को पता चला कि मुगल साम्राज्य पूरी तरीके से भोगविलास में डूब चुका है, पूरी तरीके से अय्याशियों में लिप्त हो चुका है, तो भाई ये तो पूरा विश्व जानता था कि मुगलों के पास अपार धन दौलत संपत्ति है, क्योंकि मुगल साम्राज्य की तूती तो पूरे विश्व में बोलती थी। इसीलिए नादिर शाह डिसाइडेड टू इन्वेड इंडिया, टू इन्वेड मुगल्स, क्योंकि वो जानता था कि मुगलों में एक नालायक आदमी शासन कर रहा है, मोहम्मद शाह रंगीला। इसीलिए मुगलों से लूटपाट करने के लिए और लूटपाट करने के उद्देश्य से ही नादिर शाह ने 1739 मुगलों पर आक्रमण किया। और दोस्तों ध्यान रखेंगे 1739 में ही मुगल सेना और नादिर शाह की सेना के बीच में एक युद्ध लड़ा गया जो कहलाता है बैटल ऑफ करनाल, जो कहलाता है करनाल का युद्ध। आप जानते होंगे करनाल एक जिला है जो वर्तमान में कहां पर है? हरियाणा राज्य में। ये कहलाता है बैटल ऑफ करनाल या करनाल का युद्ध, जो कि नादिर शाह और मुगल सेना या मुगल आर्मी के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में नादिर शाह डिफीटेड मुगल आर्मी। इस युद्ध में नादिर शाह के द्वारा मुगल सेना को पराजित कर दिया गया। सर आपसे पानीपत में ऑफलाइन क्लास ली है, बहुत बढ़िया, फिर तो आपको ज्यादा अजीब नहीं लग रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। सेवनटीन 1739 में करनाल का युद्ध हुआ, बैटल ऑफ करनाल, जिसमें नादिर शाह के द्वारा मुगल आर्मी या मुगल सेना को पराजित कर दिया गया। और जब मुगल सेना पराजित हुई तो घबराया मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला। इसीलिए मोहम्मद शाह रंगीला ने निजाम उल मुल्क को भेजा। कहां पर? नादिर शाह के पास 5 लाख रुपए का नजराना देने के लिए। और ऐसा कहा जाता है कि जो निजाम उल मुल्क था, जो चिनकलिज खान था, वो 5 लाख रुपए का नजराना लेकर गया और उसने नादिर शाह को 5 लाख रुपए दिए और 5 लाख रुपए लेकर उसे वापस लौटने का आग्रह किया, वापस लौटने के लिए कहा। अब नादिर शाह बौखला गया, नादिर शाह पागल हो गया 5 लाख रुपए देखकर। भाई 5 लाख रुपए बहुत ज्यादा हुआ करते थे, नादिर शाह ने तो इतना धन कभी देखा ही नहीं था। नादिर शाह वो 5 लाख रुपए का नजराना लेकर लौटने के लिए राजी हुआ। लेकिन जब इस बात का पता चला अवध के नवाब को, अभी अभी आपको बताया था अवध का नवाब कौन था? सादत खान बुरहानुल मुल्क। और जैसे ही सादत खान बुरहानुल मुल्क को यह पता चला कि नादिर शाह करनाल से ही वापस लौटने वाला है, तो आप जानते हैं घर का भेदी लंका ढाए। अवध के नवाब सादत खान ने ही नादिर शाह के पास संदेश भिजवाया और उससे कहा कि जब आप ईरान से करनाल तक आ चुके हैं तो करनाल से दिल्ली कितना दूर है? अगर आप मुगलों से अथाह संपत्ति लूटना चाहते हैं, मुगलों से अपार धन लूटना चाहते हैं, तो ये 5 लाख रुपए का नजराना तो सिर्फ ट्रेलर है, असली मूवी, असली पिक्चर तो आपको दिखेगी दिल्ली पर जाकर अटैक कीजिए और दिल्ली में जाकर मुगलों से लूट कीजिए। बात में दम लगा नादिर शाह को और नादिर शाह अपने सैनिकों को लेकर दिल्ली में घुसाया। और दिल्ली में घुसाने के बाद जमकर लगभग 1.5 महीने तक कत्लेआम किया गया। जो भी आया सामने उसको काट दिया गया, उसको मार दिया गया और जमकर लूटपाट की नादिर शाह ने। और ऐसा कहते हैं कि नादिर शाह ने जब दिल्ली में इसने प्रवेश किया था, तो ऐसा कहते हैं कि उस समय नादिर शाह ने मुगलों से 70 करोड़ रुपए की संपत्ति लूटी थी। और ध्यान रखेंगे इंक्लूडिंग पीकॉक थ्रोन, मयूर सिंहासन भी। तभी शाहजहां ने अपने लिए सोने का सिंहासन बनवाया था, गोल्डन थ्रोन, जिसे पीकॉक थ्रोन कहा जाता था, जिसे मयूर सिंहासन कहा जाता था। तो ध्यान रखेंगे मयूर सिंहासन को भी नादिर शाह लूट कर लेकर गया। इसीलिए एग्जाम में पूछते हैं कि बताइए पीकॉक थ्रोन या मयूर सिंहासन पर बैठने वाला आखिरी मुगल बादशाह कौन था? ही वाज मोहम्मद शाह रंगीला। और साथ में नादिर शाह मुगलों की आन बान शान कोहिनूर डायमंड या कोहिनूर हीरा भी लूट कर लेकर चला गया। और ध्यान रखेंगे कोहिनूर हीरे को कोहिनूर नाम भी किसने दिया? नादिर शाह ने। इससे पहले इस हीरे के नाम का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। इससे पहले कोहिनूर हीरे के नाम का उल्लेख नहीं मिलता है। ऐसा कहते हैं कि नादिर शाह ने ही इस हीरे को नाम दिया था और कहा था कोहिनूर। कोही का मतलब होता है पर्वत, माउंटेन, और नूर का मतलब होता है लाइट, माउंटेन ऑफ लाइट, रोशनी का पर्वत। कोहिनूर कहा गया उस डायमंड को जिसे नादिर शाह अपने साथ लूट कर लेकर चला गया। नादिर शाह चला गया ईरान। और ध्यान रखेंगे 1747 में नादिर शाह डाइड, नादिर शाह की मृत्यु हो गई। और नादिर शाह के मरने के बाद उसका उत्तराधिकारी, उसका सक्सेसर कौन बन गया? तो ध्यान रखेंगे अहमद शाह अब्दाली। नादिर शाह के मरने के बाद अगला शासक बन गया अहमद शाह अब्दाली। और ध्यान रखेंगे 1748 में मोहम्मद शाह रंगीला के ही शासनकाल में हुआ फर्स्ट इन्वेजन ऑफ अब्दाली, अब्दाली का प्रथम आक्रमण। अहमद शाह अब्दाली ने भी नादिर शाह की तरह अहमद शाह अब्दाली ने भी भारत पर आक्रमण किया। और ध्यान रखेंगे मोहम्मद शाह रंगीला के ही शासनकाल में। सर ये अंग्रेजों के पास कैसे पहुंचा फिर? ओके, नादिर शाह लूट कर लेकर गया था कोहिनूर हीरा, ठीक है। नादिर शाह के बाद वो आया अहमद शाह अब्दाली के पास। अहमद शाह अब्दाली का उत्तराधिकारी हुआ जमान शाह, तो ये आया जमान शाह के पास। और फिर जमान शाह का उत्तराधिकारी हुआ शाह शुजा, तो वो आया शाह शुजा के पास। लेकिन अफगानिस्तान में शाह शुजा का सिंहासन खतरे में आया। उसको सिंहासन रूढ़ करने में, उसे सिंहासन पर बिठाने में मदद की पंजाब के एक शासक ने, जिन्हें हम महाराजा रणजीत सिंह के नाम से जानते हैं।
और क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह की मदद से शाह शुजा अफगानिस्तान का शासक बना, इसीलिए उसने खुश होकर ये कोहिनूर हीरा महाराजा रणजीत सिंह को भेंट कर दिया। और आप जानते हैं महाराजा रणजीत सिंह के ही आखिरी उत्तराधिकारी हुए महाराजा दलीप सिंह। तो महाराजा दलीप सिंह के पास कोहिनूर हीरा भारत में आखिरी बार था। लॉर्ड डलहौजी जब भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया तो सेकंड एंग्लो सिख वॉर हुआ, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया। महाराजा दलीप सिंह को पराजित करके लॉर्ड डलहौजी ने पेंशनर बनाकर अंग्रेजों का लंदन भेज दिया और कोहिनूर डायमंड, कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को गिफ्ट कर दिया। कहने का मतलब भारत में आखिरी बार कोहिनूर हीरा महाराजा दलीप सिंह के पास था, ऐसे पहुंचा था भाई। और फिर डलहौजी के थ्रू वो महारानी विक्टोरिया के पास पहुंच गया। तो मोहम्मद शाह रंगीला के ही शासनकाल में 1748 में अहमद शाह अब्दाली का सबसे पहला इन्वेजन या सबसे पहला आक्रमण हुआ। और ध्यान रखेंगे इन 1748 1748 में मोहम्मद शाह रंगीला डाइट, मोहम्मद शाह रंगीला की मृत्यु हुई। और जैसे ही मोहम्मद शाह रंगीला की मृत्यु हुई, जैसे ही मोहम्मद शाह रंगीला की डेथ हुई, तो इसके मरने के बाद भारत का अगला मुगल बादशाह बना अहमद शाह। 1748 से लेके 1754 तक अगला मुगल बादशाह बना विशाल कुमार दास। हम जाएंगे हीरा लेने। बेटे पहले आप नौकरी लेने जाइए पहले पढ़ाई लिखाई कीजिए, फिर एग्जाम देने के लिए जाइए, नौकरी लेने के लिए जाइए, पहले नौकरी लीजिए। कहीं ऐसा ना हो, ठीक है ना, कि हीरा लेने के चक्कर में आप ऐसे कैसे रह जाए। हम जाएंगे हीरा लाने, वाह। सर इंडिपेंडेंट स्टेट लिखना है या नहीं नोट्स में, क्या मतलब समझा नहीं, मैं क्या कहना चाह रहे हैं आप, समझ गए। इत्तेफाक से भारत का मुगल बादशाह भी कौन है, अहमद शाह। और उधर नादिर शाह का उत्तराधिकारी भी कौन बना है, अहमद शाह। इसका भी नाम अहमद शाह है, लेकिन ये अहमद शाह अब्दाली है और ये भारत का मुगल बादशाह अहमद शाह है। लिखेंगे इन हिज रूलिंग पीरियड, इसी के शासनकाल में, इन हिज रूलिंग पीरियड इसी के शासनकाल में। लिखेंगे अहमद शाह अब्दाली इन्वेडेड 5 टाइम्स इन इंडिया। अहमद शाह अब्दाली के द्वारा 5 बार भारत पर आक्रमण किया गया। सर हु वॉज अहमद शाह द नेक्स्ट मुगल एम्परर सन ऑफ मोहम्मद शाह रंगीला। ये मोहम्मद शाह रंगीला का बेटा था और भारत का अगला मुगल बादशाह बना। इसी के शासनकाल में 5 बार अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण हुए। मोहम्मद शाह रंगीला के मरने के बाद उसका एकमात्र पुत्र अहमद शाह था जो कि गद्दी पर बैठा। इसका जन्म उधम बाई नर्तकी से हुआ था, जो कभी मोहम्मद शाह रंगीला की ही एक पत्नी हुआ करते थे। कहने का मतलब इसकी माता नाचने वाली थी जिसका नाम उधम बाई नर्तकी था। 1748 से लेकर 1754 तक अहमद शाह ने भारत के मुगल बादशाह के रूप में शासन किया। लेकिन ध्यान रहे मोहम्मद शाह रंगीला के बाद मुगलों की जो आन बान शान थी वो लगभग खत्म हो चुकी थी। कहने का मतलब मुगलों की जो शक्ति थी वो लगभग क्षीण हो चुकी थी, लगभग खत्म हो चुकी थी। अब हालात ये हो चुके थे कि मराठाओं को भी टैक्सेस दिया करते थे मुगल बादशाह। अपनी सुरक्षा के लिए, मराठाओं से प्रोटेक्शन लेने के लिए उन्हें टैक्सेस दिया करते थे और मुगलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मराठाओं ने ली थी। 1754 में इसकी डेथ हुई और इसके बाद अगला मुगल बादशाह बना, लिखेंगे आलमगीर सेकंड, आलमगीर द्वितीय। 1754 से लेकर 1759 तक भारत का अगला मुगल बादशाह बना आलमगीर सेकंड, आलमगीर द्वितीय। और ध्यान रखेंगे हिज एक्चुअल नेम वॉज अली गौहर। इसका वास्तविक नाम अली गौहर था। हालांकि इसके शासनकाल में ऐसी कोई महत्वपूर्ण हालांकि इसके शासनकाल में कोई महत्वपूर्ण घटना तो घटित नहीं हुई है। हाँ, लेकिन एक घटना बंगाल में जरूर घटित हुई है जो आलमगीर सेकंड के ही समय में हुई थी। मैंने गलत लिख दिया जल्दबाजी में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका वास्तविक नाम अली गौहर नहीं बल्कि अजीजुद्दीन था। अली गौहर हम पढ़ेंगे अगले मुगल बादशाह के बारे में, अजीजुद्दीन। प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिएगा। आलमगीर द्वितीय। वैसे तो आलमगीर, सबसे पहला सवाल ये उठता है कि अगर ये आलमगीर द्वितीय है, अगर ये आलमगीर सेकंड है, तो आलमगीर फर्स्ट कौन था। तो ध्यान रखेंगे मुगल बादशाह औरंगजेब ही कहलाता था, मुगल बादशाह औरंगजेब ही कहलाता था आलमगीर प्रथम, आलमगीर फर्स्ट। आलमगीर सेकंड जिसका वास्तविक नाम अजीजुद्दीन था, ये भारत का अगला मुगल बादशाह बना। और ध्यान रखेंगे इसी के शासनकाल में 1757 में लड़ा गया फेमस बैटल ऑफ प्लासी या प्लासी का युद्ध। भारत के इतिहास का दूसरा सबसे फेमस बैटल। भारत के इतिहास का दूसरा सबसे फेमस बैटल प्लासी का युद्ध, जो किस किस के बीच में हुआ था। बंगाल के सबसे पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव
और बंगाल के ही नवाब सिराजुद्दौला के बीच में। जब हम बंगाल की कहानी पढ़ेंगे तो वहां पर हम बात करेंगे। हालांकि आलमगीर सेकंड का प्लासी के युद्ध से कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जाम में पूछते हैं कि बताइए जब प्लासी का युद्ध लड़ा गया था तो भारत का मुगल बादशाह उस समय कौन था। इसकी डेथ 1759 में हुई और 1759 में भारत का अगला मुगल बादशाह बना शाह आलम सेकंड, शाह आलम द्वितीय। 1759 से लेकर 1806 तक भारत का मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड हुआ। इसका वास्तविक नाम था अली गौहर। हिज एक्चुअल नेम वाज अली गौहर। इसका वास्तविक नाम अली गौहर था। और ध्यान रखेंगे इसी के शासनकाल में 1761 में लड़ा गया थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली एक बार फिर से भारत में आक्रमण करने के लिए आया और क्योंकि मुगलों की सुरक्षा कौन कर रहे थे, मराठा, इसीलिए मराठा अहमद शाह अब्दाली से लड़ने के लिए आए। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने बुरी तरीके से मराठाओं को पराजित किया। सर शाह आलम फर्स्ट कौन था? पिछली क्लास इसका मतलब आपने भी अटेंड नहीं करी। पिछली क्लास की शुरुआत ही हमने किससे की थी? बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह प्रथम से। उसी का नाम हमने लिखा था, शाह आलम फर्स्ट भी उसी को कहते थे। हिज एक्चुअल नेम वाज अली गौहर। इसका वास्तविक नाम अली गौहर था। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इसके समय में हुआ 1761 में। इसके अलावा 1764 में एक प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया जो कहलाता है बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध, जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ भारत का मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड लड़ा, बंगाल का पूर्व नवाब मीर कासिम लड़ा और अवध का नवाब शुजाउद्दौला। एक साथ मिलकर हम अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व कर रहा था ब्रिटिश आर्मी चीफ अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो। और ध्यान रखेंगे 3 लोग भी मिलकर अंग्रेजों को पराजित नहीं कर पाए। हेक्टर मुनरो या अंग्रेजों के द्वारा बैटल ऑफ बक्सर में जीत हासिल की गई। और आप जानते होंगे कि मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड से अंग्रेजों ने पूरे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। क्योंकि 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में हुई ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, यानी कि इलाहाबाद की संधि, और इसी के तहत लिखेंगे ब्रिटिशर्स कॉन्कर्ड बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। अंग्रेजों के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार कर लिया गया। सर बक्सर प्लेस अभी कहां पर है? बिहार में है बक्सर। नेक्स्ट लिखेंगे इन 1803 लिखेंगे ब्रिटिशर्स कॉन्कर्ड दिल्ली। अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार किया एंड दे मेड मुगल एम्परर देयर पेंशनर। और अंग्रेजों ने मुगल बादशाह को अपना पेंशनकारी बना लिया। 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार करके मुगल बादशाह को अपना पेंशनर बना लिया। ब्रिटिशर्स कॉन्कर्ड दिल्ली एंड दे मेड मुगल एम्परर देयर पेंशनर। और ध्यान रखेंगे आपसे पूछेंगे कि बताइए अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला सबसे पहला मुगल बादशाह कौन हुआ? ही वॉज शाह आलम सेकंड। शाह आलम द्वितीय ही पहला मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशनर बना। 1806 ईस्वी में इसकी डेथ हो गई। और क्योंकि अब अंग्रेजों के पेंशनर बन चुके थे मुगल बादशाह, इसीलिए अब अंग्रेज ही मुगल बादशाहों की नियुक्ति किया करते थे, क्योंकि अब मुगल बादशाह एक पावर नहीं, सिर्फ एक पोस्ट बनकर रह गई। इसके मरने के बाद अगला मुगल बादशाह बना अकबर द्वितीय, अकबर सेकंड। आपसे पूछेंगे कि बताइए अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला मुगल बादशाह सबसे पहला कौन था? लिखेंगे अकबर सेकंड, अकबर द्वितीय। ही वॉज फर्स्ट मुगल एम्परर। ही वॉज फर्स्ट मुगल एम्परर लिखेंगे हु वॉज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिशर्स। सर पेंशनर से क्या मतलब है? मेरे भाई जब आदमी रिटायर हो जाता है ना, जब आदमी सेवानिवृत्त हो जाता है, रिटायर हो जाता है, तो वो पेंशनर बन जाता है, उसे पेंशन मिलती है फिर। ये मतलब है पेंशनर का। ये तो मुझे लगा और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको पता होना चाहिए। ही वॉज फर्स्ट मुगल हु वॉज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिशर्स। लिखेंगे अंग्रेजों द्वारा नियुक्त किया जाने वाला ये सबसे पहला मुगल बादशाह था। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल इससे बनता है इन 1830 ही गेव द टाइटल ऑफ राजा टू राम मोहन रॉय। लिखेंगे इसी ने राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी थी और वो कहलाए राजा राम मोहन रॉय। इसके बाद द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह सेकंड और बहादुर शाह जफर। 1837 से लेकर 1857 तक भारत का अंतिम मुगल बादशाह, भारत का लास्ट मुगल एम्परर बना बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफर। नाम सुना होगा आपने। लिखेंगे ही वॉज एन उर्दू पोएट। ही वॉज एन उर्दू पोएट एंड हिज पेन नेम वॉज जफर। लिखेंगे यह एक शायर था और जफर नाम से शायरी किया करता था। यह एक शायर था और जफर नाम से शायरी किया करता था। ही वॉज द लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। यह 1857 के विद्रोह का नेता भी था। ही वॉज द लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। यह 1857 के विद्रोह का नेता था। लिखेंगे इन 1857 ही वॉज अरेस्टेड बाय द ब्रिटिशर्स। 1857 में इसे अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया।
इन 1857 ही वॉज अरेस्टेड बाय द ब्रिटिशर्स, इसे अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया एंड वॉज सेंट टू रंगून बर्मा, और इसे बर्मा के रंगून भेज दिया गया। एंड ही वॉज सेंट टू रंगून बर्मा, इसे बर्मा के रंगून भेज दिया गया। और वहीं पर इन 1862 1862 में लिखेंगे ही डाइड, इसकी मृत्यु हो गई। कहने का मतलब फाइनली 1857 के विद्रोह के दौरान भारत से मुगल साम्राज्य का अंत कर दिया अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने। फाइनली 1857 में मुगल एम्पायर समाप्त हुआ और यहीं से शुरुआत हुई क्राउन रूल या ब्रिटेन के ताज के शासन की, क्योंकि मुगल समाप्त हुए और भारत की सम्राज्ञी, भारत की एम्प्रेस घोषित कर दिया गया क्वीन विक्टोरिया या महारानी विक्टोरिया को। तो दोस्तों ये था डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य का पतन। अगला टॉपिक जो हमें कवर करना है दैट इज एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, भारत में यूरोपियों का आगमन। तो कल जब आपसे मुलाकात होगी तो हम जानेंगे और हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से यूरोपियंस का भारत में आगमन हुआ और कैसे उन्होंने यहाँ पर शुरू व्यापार किया, लेकिन धीरे धीरे अपने प्रशासन को यहाँ पर मजबूत किया, जिसमें सबसे ज्यादा सफल साबित हुए ब्रिटिशर्स, अंग्रेज। तो जानेंगे कल इसके बारे में, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया के बारे में। चलिए कल मिलते